हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमने देख ही लिया, कितना इजी था। आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, विच इज बेस्ड ऑन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने स्टूडेंट्स? अपने से कह रहा है कि अ डाइपोल विद चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 माइनस बी कॉमा 0 एंड 0 प्लस बी कॉमा 0 इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। The equipotential surfaces of this field are planes parallel to YZ planes. क्या फाइंड करना है हमको? हमको दो चीज फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ मच टॉर्क विल द डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स वी हैव टू डिटरमाइन टू थिंग्स। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड हाउ मच टॉर्क दिस डाइपोल एक्सपीरियंसेस इन दिस फील्ड। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गिवन डेटा। वी हैव टू चार्जेस माइनस q and plus q and they are located at these points which are given to us. So students, if you look carefully here, both these coordinates are telling us something. Okay, both these coordinates is telling me that the charges are located on y-axis. सही है? ये coordinates हमें बता रहे हैं कि charges are located on y-axis. Okay, so let me first draw my coordinates. Say this is y-axis, say this is x-axis, and say this is z-axis. So there are three axes, x, y, and z. Okay, I'll just extend y. Okay, this is my y. So these are my three axes, x, y, and z. Okay. Now the charges minus q is at 0 minus b comma 0. That means the charge minus q is at point minus b. So minus b, that means it is in the negative y-axis. So here is my minus q charge. The second charge plus q is at 0 plus b comma 0. So that means it is here on plus y-axis. Plus q. Here it is. ओके, ठीक है, ओके। हाँ, तो भाई अब ये हमारे चार्जेस यहां पर है, डाइपोल बन गया प्लस क्यू माइनस क्यू। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टूडेंट्स, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में रहेगा स्टूडेंट्स? तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सो दैट मींस डाइपोल इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, डाइपोल इज इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, minus q2 plus q. Remember this student, this is the direction of dipole moment. The dipole moment is p, directed from minus q2 plus q. Okay, next, it is present in a uniform electric field E. Now electric field तो है, but they have not given us what is the direction of electric field. अब वो हमको पता करना है from the data which is given to us, और वो डेटा क्या है? Equipotential surface. यहाँ से हम direction of electric field निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो equipotential surface of this field are planes. तो उन्होंने बोल दिया कि इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो प्लेन के फॉर्म में है, प्लेन शेप में है वो, ठीक है, और वो वाई जेड प्लेन से पैरेलल। तो वाई जेड प्लेन मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स अपना? ये देखो, ये हमारा वाई एक्सिस है स्टूडेंट, और ये हमारा जेड एक्सिस है। आप देख सकते हैं ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो जो मेरा प्लेन है वो इस वाई और जेड से कैसा है? पैरेलल है। मतलब यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस या तो इधर होगा या तो इधर होगा, यही दो चीज पैरेलल होंगी। तो मैं यहाँ पे अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देता हूं। तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है बच्चा, वो एक यहां पर आएगा इधर ऐसे, और वो प्लेन के फॉर्म में रहेगा या प्लेन के शेप में रहेगा। सो वन इज हियर, अनदर इज हियर, ऐसे। तो ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। सॉर्टेड, ठीक। अब हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमने इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा वो इससे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा या तो इस डायरेक्शन में रहेगा ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर हुआ ना, परपेंडिकुलर ना, देखो सरफेस से हमारे कैसा है? सरफेस से हमारा परपेंडिकुलर है। या तो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई आई कैप, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकता है स्टूडेंट, सही कि नहीं? देखो परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये भी तो परपेंडिकुलर ही ठहरा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो माइनस ई आई कैप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा या तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया। अब इसके ऊपर हम स्पेसिफिक नहीं हो सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ नहीं बताया है हमको।
ओके तो पोलस भी हो सकता है, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी आ गई। अब हमको फाइंड आउट करना है हाउ मच टॉर्क विल द डाइपोल एक्सपीरियंस। तो बच्चा सबसे पहले मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख देता हूं जो हमने अगेन बोर्ड वाले सेक्शन में पढ़ा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या है। तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। सही है, ये फॉर्मूला है जिसको बच्चा लोग हम लोग लिखते हैं पीई इंटू क्या लिखते हैं साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। ओके, अब मैं पी की वैल्यू का निकालता हूं कि पी क्या है। ठीक है, तो पहले पी फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। पी मेरा डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स। तो सर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा पी इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या रहेगा 2L। ये फॉर्मूला था अपना। ओके, अब चार्ज कितना है अपना बेटा Q। अब 2L क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, देखो ये मेरा ओरिजिन है बेटा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 माइनस बी, सॉरी 0 प्लस बी कॉमा 0, और इसका है 0 माइनस बी कॉमा 0। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस है b, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी कितना है b। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई अपना 2b, तो यहां पर आएगा 2b। नाउ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q। तो यहां पर मैं लिखूंगा j क्या। तो मेरा डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2qb इंटू जे कैप। सही है स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट आ गया 2qb इंटू जे कैप। अब इसको मैं यहां पर क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा और सॉल्व करूंगा। तो आइए स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको अब मैं सॉल्व करूंगा। सो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E मेरा फॉर्मूला है। सही है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E मेरा फॉर्मूला है। अब P का वैल्यू पुट करता हूं बेटा मैं। तो P मुझे क्या मिला है, देखो P मुझे मिला है 2qb इंटू जे कैप। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं आएगा 2qb, और यहां पर आएगा अपना जे कैप। सही है, क्रॉस E। अब E का डायरेक्शन क्या है सर, E का प्लस आई कैप भी है माइनस आई कैप भी है, तो यहां मैं इसको लिखूंगा प्लस माइनस ई आई कैप। ठीक है, अब बच्चा अगर मैं प्लस लेता हूं तो क्या होगा, आइए मैं प्लस लेता हूं। तो अगर मैं प्लस लेता हूं तो टॉर्क आएगा टाउ इज इक्वल टू 2qb जे कैप क्रॉस ई आई कैप। प्लस ले लिया मैंने, तो ये बन गया 2qbe, और ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, j क्रॉस i है। अब हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है कि j क्रॉस i क्या होता है, माइनस j। तो टॉर्क मुझे मिलेगा टाउ विल बी इक्वल टू माइनस 2qbe इंटू क्या आएगा k कैप। सही है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, सो टॉर्क इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। ये होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा टॉर्क का, सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा 2qbe, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, दूसरा केस आइए देखते हैं फटाफट, सिंपल। सो टॉर्क इज इक्वल टू 2qb जे कैप क्रॉस माइनस ई आई कैप। ओके सॉरी, माइनस ई आई कैप। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 2qbe, और यहां पर आएगा j क्रॉस माइनस i। अब बेटा j क्रॉस i मैंने क्या लिया था, माइनस के बराबर। j क्रॉस i मैंने क्या लिया था, माइनस के। तो j क्रॉस माइनस i क्या होगा, प्लस के। j क्रॉस माइनस i क्या होगा, प्लस के हो जाएगा। तो यहां पर आंसर मुझे क्या मिलेगा टॉर्क का, तो यहां टॉर्क मुझे मिलेगा 2qbe k कैप। तो स्टूडेंट ये जो टॉर्क का डायरेक्शन है इट इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, और मैग्नीट्यूड जो है टॉर्क का बेटा वो सेम ही रहेगा, वो रहेगा 2qbe। तो दोनों केस में टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, खाली डायरेक्शन जो है बेटा वो अलग होगा। एक टाइम पे डायरेक्शन होगा नेगेटिव z, और एक केस में डायरेक्शन होगा प्लस z, क्योंकि वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ E के ऊपर, और E का डायरेक्शन दोनों हो सकता है, प्लस आई कैप भी हो सकता है और माइनस आई कैप के डायरेक्शन में भी हो सकता है। सही है स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई, ये ज्यादा अपने को इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं करना था, सिर्फ बेसिक जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है बस उसी का अपने को ध्यान रखना था, और ये प्रॉब्लम जो है वो अपना सॉल्व हो जाएगा।
स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी सा सम भी है। क्या करें आपने से, थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज जीरो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू बाई क्यू। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको क्या लगाना है, यहां पर हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस। ठीक है, क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस? तो फॉर्मूला है अपना तीन चार्ज है ना हमारे पास, तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या आएगा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ब्रैकेट में अपने पास आएगा Q1 इंटू Q2 बाई R12 प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 इंटू Q3 अपॉन R23। ओके, तो ये फॉर्मूला लगेगा क्यों? क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है और पोटेंशियल एनर्जी अबाउट थ्री चार्जेस। ओके, पोटेंशियल एनर्जी अबाउट थ्री चार्जेस, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। ओके, नाउ क्वेश्चंस का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। सो थ्री चार्जेस, इक्वल डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं फटाफट में। ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया स्टूडेंट, ऐसे तीन चार्जेस ले लिए मैंने, तो एक चार्ज मैंने यहां लिया, एक चार्ज मैंने यहां लिया, एक चार्ज मैंने यहां लिया। ओके, इक्वल डिस्टेंस पे मान लेते हैं वो डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस भी कितना है बेटा मेरा d। तो यहां पर चार्ज है माइनस q, यहां पर चार्ज है प्लस q और यहां पर चार्ज है माइनस q, इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। चलो फटाफट मैं फॉर्मूला लगाता हूं अभी। अच्छा, फॉर्मूला लगाने से पहले लेट अस से मैंने इसको बोल दिया ये मेरा चार्ज 1 है, इसको मैंने बोल दिया ये मेरा चार्ज 2 है और इसको मैंने बोल दिया ये मेरा चार्ज 3 है। ओके, कॉलिंग तो करना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ना, ये 1 2 3 है, ऐसा नाम देना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है U, वो क्या बनेगा, तो U इज गोइंग टू बी, अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख दूंगा, कांस्टेंट लिख दूंगा। ठीक है, बार बार कौन लिखे, अब Q1 Q2, तो ये 1 और 2, so it will be minus Q into plus Q, that is minus Q into Q डिवाइड बाय R12। R12 मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बेटा इनके बीच में, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है D। सही है, फिर क्या है Q1 Q3, तो 1 और 3 कौन है, देखो ये रहा 1 और ये रहा 3, तो 1 और 3, तो इट इज माइनस Q, तो इट विल बी प्लस Q स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच में, देखो यहां से लेके यहां तक अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा अपना 2D। ठीक है, तो यहां पर आएगा अपना 2D प्लस, तीसरा क्या है भाई अपना प्लस Q माइनस Q, तो यहां पर आएगा माइनस QQ अपॉन डिस्टेंस कितना है D। तो मैं यहां पर प्लस हटा के क्या करूंगा, मैं यहां पे प्लस हटा के माइनस करने वाला हूं, तो यहां पर आएगा माइनस Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा इनके बीच में D। अब ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है भाई, जीरो है, तो दिस इज होल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ये तो सब में अपने को दिया है, देखो भाई कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज इज जीरो। अब ये k अगर वहां जाएगा तो 0/k भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये भी चले गया। अच्छा, बचा कौन, ये देखो ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बचा। सही है, ये देखो इसको देखो, इसको देखो, माइनस QQ/D, माइनस QQ/D तो बनेगा माइनस 2QQ/D प्लस यहां पर क्या आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2D इक्वल टू क्या हो गया बेटा जीरो। सही है, अब इस माइनस वाले को उधर ले लो तो प्लस हो जाएगा, सॉरी हाँ ये जीरो हो गया। अब ये माइनस वाले को इधर ले लो तो प्लस हो जाएगा ये, तो मुझे क्या मिलेगा Q स्क्वायर, छोटा Q स्क्वायर अपॉन 2D इज इक्वल टू 2 टाइम्स QQ अपॉन क्या आया D। सही है, अब देखो यहाँ पे कैंसलेशन होगा, क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, देखो D और D उड़ जाएंगे, यहां से एक Q और एक Q यहां से उड़ जाएगा, तो बचा क्या अपने पास यहां पर बचा Q/2, यहां पर बचा 2Q। ठीक है, अब मुझे रेशियो किसका चाहिए, कैपिटल Q बाय स्मॉल q का, तो अब इस छोटे को इधर ले लो और 2 को नीचे ले लो, तो आपको आएगा कैपिटल Q बाय स्मॉल q एज 1/4, ये अपने को मिलेगा स्टूडेंट्स। सही है, तो अगेन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, बस एक बेसिक सा फॉर्मूला अपने को लगाना था, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम, और उसको अप्लाई करके चार्जेस को नंबर देके सब्स्टिट्यूट करके बस सॉल्व करना है, कोई लॉग वगैरह नहीं, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। किसके बारे में भाई, कैपेसिटर के बारे में।
क्या कह रहा है अपने से, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that the energy stored in both the cases becomes the same. सही है? तो बात किस किस की हो रही है? बात किस किस चीज की हो रही है सर? बात हो रही है कैपेसिटर की, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर के एनर्जी की, सीरीज और पैरेलल की। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपने लिए सूटेबल होता है? कई बार बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें ये पता ही नहीं चलता है कि गिवन न्यूमेरिकल के बाद की कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए सूटेबल है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा है, कभी कभार हमें इसी में कंफ्यूजन होता है। तो यार मैं कहता हूं कि 3 आसान सा स्टेप है जो आपको भी फॉलो करना है। क्या? सबसे पहले जब क्वेश्चन रीड करते हो तो किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है? जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वी आर डिस्कसिंग कैपेसिटर एंड मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की बात हो रही है, तो तुरंत मेरे दिमाग में चमकना मांगता है कैपेसिटर की एनर्जी के 3 फॉर्मूले, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय 2c एंड हाफ क्यू इनटू वी। सही है? अब इन तीनों में सबसे सूटेबल कौन है? सो वो हम सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा। जैसे कि हमें इस सम में क्या दिखाई दे रहा है? कैपेसिटेंस दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे पास सी का वैल्यू है या रेशो दिया है अपने को। दूसरा किसकी बात हो रही है? पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो एक क्लियर हिंट है कि सम में सी और वी की जरूरत पड़ेगी, तो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा हुआ अपने लिए? हाफ सी वी स्क्वायर हुआ स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम फॉर्मूले को चूज करेंगे। अच्छा, साथ साथ में एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हमको बोला है कि 2 कैपेसिटर है, रेशियो उनका C1 C2 है। तो स्टूडेंट्स C1 C2 का रेशियो अपने को दिया है, बोला C1 अपॉन C2 इज 1/2, बराबर देख लो सामने ही है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि C2 विल बी इक्वल टू कितना रहेगा? 2 टाइम्स C1। सही कि नहीं स्टूडेंट्स? अब इसको मैं आगे यूज करूंगा, अभी थोड़े टाइम में मैं यूज करूंगा। C2 इज 2 टाइम्स C1। अब सबसे पहले हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाएंगे। तो यहां पर स्टूडेंट मेरे पास 2 कैपेसिटर है, ये मेरा C1, ये मेरा C2, और इसको मैंने लगाया पैरेलल में अक्रॉस अ बैटरी, और उस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को मैं क्या बुलाता हूं? V1। सही है? अब इस सिस्टम का, मैं कहूं इस सर्किट का एनर्जी कितना होगा? सो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल में लिखूंगा, तो इसको मैं यूपी लिखूंगा। यूपी मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल। यूपी मतलब ना उत्तर प्रदेश वाला नहीं, यूपी अपना सिंपल वही। तो हाफ सीपी इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है? सीपी क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है? क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स? देखो हम जानते हैं कि पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में सीपी का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा क्या आएगा? C1 प्लस C2 आएगा। तो यहाँ पर आएगा C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? अपना V1 स्क्वायर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स के C1 कितना है, सॉरी C2 कितना है? सर C2 है 2C1, तो यहाँ मैं पुट करूंगा 2C1 इंटू V1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई अपना? 2C1 प्लस C1 3C1, तो अपने को आएगा 3C1 V1 स्क्वायर अपॉन 2। चमका बच्चा अपने को? तो यहां पर अपने को एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल क्या मिलेगा? 3/2 C1 V1 स्क्वायर। हाँ, अब आते हैं सीरीज के ऊपर। अब हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाना है, तो यहां पर देख लो भाई, 2 कैपेसिटर मेरे C1 और C2, अगेन मैंने इनको किस में लगाया? अब सर अब मैंने इनको सीरीज में लगा दिया है। लेट अस से बैटरी का वोल्टेज है V2। तो इस कॉम्बिनेशन का एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स? एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज विल बी हाफ CS इंटू क्या रहेगा? V2 स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीरीज में क्या होगा? हमने पढ़ा है 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2, बराबर ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। मैं यहाँ पे लिख 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा CS एज C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस क्या मिलेगा? C2।
हाँ, अब इसमें वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो CS कितना आएगा मेरा, C1 का वैल्यू C1 रहने दो, C2 को पुट करो 2C1 अपॉन C1 प्लस 2C1, तो ये आएगा 2C1 स्क्वायर अपॉन 3C1, C1 C1 कैंसल, CS का वैल्यू कितना आएगा 2/3C1 आएगा अपने को। अब इसको यहां पर पुट कर दो, सो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज विल बी हाफ, CS का वैल्यू कितना आया 2/3C1 V2 स्क्वायर, 2 और 2 कैंसल, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज इज C1 V2 स्क्वायर अपॉन कितना आया 3। अब बेटा सम हमें क्या बोल रहा है, सम हमें बोल रहा है कि सर एनर्जी जो है वो सेम हो जाएगी दोनों केस में, सीरीज और पैरेलल में सेम हो जाएगी, मतलब इसका मतलब कि यूएस और यूपी सेम हो गए, बराबर ना, यूनाइटेड स्टेट्स और उत्तर प्रदेश सेम हो गए। क्यों सेम हो गए भाई, दोनों जगह पे गोलीबारी होती रहती है भाई, जब देखो तब कुछ ना कुछ गोली चलती रहती है। हाँ, यूएस में अलग रीजन की वजह से होता है, यूपी में अलग रीजन की वजह से होता है, अदरवाइज सिमिलैरिटी तो है भाई, ठीक है, यूपी वाले ऑफेंड ना हो, मैं खुद यूपी से हूं तो यूएस बराबर यूपी हो गया, ठीक है, तो यूएस कितना आया भाई अपना C1 V2 स्क्वायर बाई 3, और यूपी कितना था अपना, यूपी कितना था 3/2 C1 V1 स्क्वायर, तो 3/2 C1 V1 स्क्वायर, C1 और C1 कैंसल हो गया, ठीक है, V2 को इधर ले लो, तो आपको यहां पर कितना आ जाएगा 2, 3 को नीचे लो, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पर आएगा V1 स्क्वायर अपॉन क्या आएगा V2 स्क्वायर। अब टेक ले लो रूट बोथ साइड पे, तो V1 अपॉन V2 अपने को आएगा √2 अपॉन कितना आएगा 3, तो ये हो गया बच्चा अपना रेशो और V1/V2 जो हमको फाइंड आउट करना था, ये बोला था ना, फाइंड द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड V1/V2। तो स्टूडेंट्स जैसा मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पीछे 3 बहुत इजी स्टेप होते हैं। पहली चीज, बात किसके ऊपर हो रही है, मतलब किसके बारे में चर्चा हो रही है, सेकंड व्हाट इज गिवन टू अस, ओके, व्हाट आर द डेटा गिवन टू अस, एंड द फॉर्मूला, कि भाई दोनों को रिलेट करने वाला, किसकी बात हो रही है, डेटा क्या दिया, उन दोनों को क्या रिलेट कर रहे हैं, वो वाला फॉर्मूला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आइए। ओके, अगेन यार स्टूडेंट्स बहुत इजी सा क्वेश्चन है, गॉस लॉ के ऊपर का क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है अपने को, 2 चार्जेस मैग्नीट्यूड -4q प्लस 2q आर लोकेटेड एट पॉइंट 2a,0 एंड 5a,0। अगेन लोकेशन की बात करिए स्टूडेंट्स, फटाफट इसको निपटाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट किसका दिया है मेरे को, -4q का, ये कोऑर्डिनेट किसका दिया है मेरे को, +2q का, ये चार्जेस के लोकेशन, आओ इनको लोकेट करवाएं। तो बेटा ये अपना पकड़ लो y एक्सिस, ये पकड़ लो बेटा अपना x एक्सिस, सही है, ये अपना ओरिजिन। अब एक पॉइंट है 2a,0, तो 2a,0 कहां पर आएगा, तो सर 2a,0 एक यहां पर आएगा, x एक्सिस पर आएगा, सही है, ये एक पॉइंट हो गया 2a,0। दूसरा क्या है 5a,0, ऐसे। Now what is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with center at the origin? मतलब अगर हम ओरिजिन को अपना सेंटर माने और उस सेंटर का सेंटर माने और 4a इधर कहीं पे आएगा, 4a यहां कहीं पे आएगा, इसको अपना रेडियस लेते हैं और इस रेडियस से क्या बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे। इस रेडियस से क्या बना लिया भाई हमने, एक स्फीयर बना लिया ऐसा कुछ, ओके, ओरिजिन पे ये रख दिया, 4a रेडियस लेके स्फीयर हमने बना लिया। अब पूछा इस स्फीयर में से, ये जो स्फीयर मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, इस स्फीयर में से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, गॉस लॉ क्या बोलता है अपने को, गॉस लॉ क्या बोलता है, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज सम ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज एनक्लोज है, तो लो भाई मेरा एक क्लोज सरफेस है, एक चार्ज 2a पर है, एक 5a पर है। अब 2a वाला चार्ज कितना है, 2a वाला चार्ज कितना है -4q, और 5a वाला चार्ज कितना है +2q। अब इसको देखो क्या ये सरफेस के अंदर एनक्लोज हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे सिर्फ -4q। तो बचा यहाँ पर सिर्फ -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा आंसर है, टोटल फ्लक्स इज -4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है स्टूडेंट्स, सिंपल था एकदम। चले आगे बढ़ते, चलो
स्टूडेंट्स ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 300 वोल्ट सप्लाई। अगेन कैपेसिटर की बात हो रही है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है और 300 वोल्ट से हमने उसको चार्ज किया हुआ है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, उस कैपेसिटर को फिर हम डिस्कनेक्ट करेंगे हमारे 300 वोल्ट की बैटरी से और एक दूसरे कैपेसिटर से, एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो उस 6 वाले को 3 से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगेन स्टूडेंट्स वापस मैं सेम चीज कहूंगा, बात इसकी हो रही है सर, बात हो रही है कैपेसिटर की और कैपेसिटर के एनर्जी की। तो एनर्जी के सर 3 फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा? यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैपेसिटेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, सी और वी दिया है, तो फॉर्मूला क्या बना अपना, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हाँ भाई, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो ये हमारा कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। बैटरी कितने वोल्ट की है भाई, 300 वोल्ट की है। अब इस बैटरी की वजह से क्या होगा, इस बैटरी की वजह से ये हमारा कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज आ जाएंगे। इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, चार्ज आ जाएगा। हाँ, क्या आ जाएगा इसके अंदर, चार्ज आ जाएगा। तो ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, एनर्जी आ जाएगी। कितनी एनर्जी आएगी, तो इस एनर्जी को मैं इनिशियल एनर्जी बुलाऊंगा, यू आई। तो इनिशियल एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी कितना आएगा अपना, हाफ। सी का वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 10 रेज़ टू पावर -6 और वोल्टेज है 300 का स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर। तो पहले ये 2 1 जा 2 3 जा कर दो, तो ये इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई, 3 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइड बाय 300 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। सही। तो ये 9 3 जा कितना हो गया, 27, -6 और +4 कितना आएगा, -2। मतलब अपना इनिशियल एनर्जी कितना, 0.27 जूल स्वाहा। नहीं भाई, गलत सेंस मत लेना भाई, मजाक कर रहा था। 0.27 जूल, ठीक है। हाँ, तो भाई ये इनिशियल एनर्जी अपने को मिल गई बच्चा। अब ये एनर्जी लेके कैपेसिटर बैठा हुआ है, कितना, 0.27 जूल की एनर्जी लेके बैठा हुआ है। अब इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे इस बैटरी से और दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे। तो आइए कनेक्ट करवाते हैं इसको। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जो है 6 माइक्रोफैराड वाला अपने पास चार्ज और एनर्जी लेके बैठा है। अब इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा एक दूसरे कैपेसिटर से, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है और वो 3 माइक्रोफैराड का है। कितना है भाई, 3 माइक्रोफैराड का है। कोई चार्ज नहीं, ऊपर वाले के पास है, नीचे वाले के पास नहीं है। तो क्या होगा, इसके पास चार्ज का भंडार है, इसके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस कैपेसिटर टू दिस कैपेसिटर। बराबर, इसके पास कुछ नहीं है, मान लो एक खाली टंकी है और इस टंकी में पानी पानी भरा हुआ है। अब दोनों टंकी को अगर मैं पाइप से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। कहां से फ्लो करेगा, भरी वाली टंकी से टुवर्ड्स खाली वाली टंकी। और कब तक फ्लो करेगा, जिंदगी भर फ्लो करेगा नहीं। तो जब तक ये लोग कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आते तब तक फ्लो करेगा। तो इनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, आइए निकालते हैं। कौन से पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल होगा, अच्छा ठीक है, अच्छा कॉमन पोटेंशियल निकालते, कैसे निकालेंगे देखो। अब इनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा V, वो क्या होगा, वो होगा कॉमन पोटेंशियल। तो मैं इसको VC बुला देता हूँ, कॉमन है ना, तो VC करके मैं उसको बुला देता हूँ। ठीक है, तो VC क्या होगा, अच्छा Q का फॉर्मूला क्या होता है, या C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन C। तो Q क्या रहेगा भाई, मेरा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, सो टोटल चार्ज मान लेते हैं Q। एडिट कर देना सर 0.27 के बाद, उसको एडिट कर देना। अब स्टूडेंट्स ये 6 माइक्रोफैराड वाला अपने एनर्जी लेके बैठा हुआ है, चार्ज लेके बैठा हुआ है। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है 3 माइक्रोफैराड वाले से।
ठीक है, 3 माइक्रोफैराड वाले से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कैपेसिटर यहाँ पर है चार्ज लेके बैठा हुआ है, इसके पास चार्ज नहीं है, तो यहां से यहां चार्ज फ्लो करेगा। ऐसे मान लो कि ये एक टंकी है जिसके पास भर के पानी है और ये खाली टंकी है और दोनों टंकी को मैंने पाइप से जोड़ दिया है, तो इससे क्या होगा, द वाटर विल फ्लो फ्रॉम द टैंक विच हैज वाटर, और कहां पे फ्लो करेगा, टू द टैंक विच डज नॉट हैव वाटर। और ये फ्लो कब तक चलते रहेगा, जिंदगी भर थोड़ी चलेगा, एक टाइम के बाद रुकेगा। ये कब रुकेगा, जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तब जाके ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब यहां से कुछ चार्ज यहां पर क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होंगे। यहां से चार्ज यहां पे क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होंगे। जब ये चार्ज ट्रांसफर होगा तो इस ट्रांसफर ऑफ चार्ज के वजह से एक करंट आएगा सर्किट में। अब वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर कुछ हीट जनरेट होगा। हमने पढ़ा था ना क्लास 10 के अंदर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो कुछ हीट जो है वो यहां पर जनरेट होगा, सही है। अब वही हीट हमको, यही हीट की बारे में बात हो रही है कि हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है। तो इसके पास एनर्जी था, चार्ज था, चार्ज यहां से यहां फ्लो किया, चार्ज की वजह से करंट बना, करंट की वजह से हीट बना, वही हीट लॉस हुआ। कितना एनर्जी लॉस हुआ हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि इसके पास कितना चार्ज था। इसके पास कितना चार्ज था, Q इज इक्वल टू CV करके मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना था इसका, 6 माइक्रोफैराड, तो 6 10 रेज़ टू पावर -6 इनटू वोल्टेज कितना आया 300, 6 3 18, 1800 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये आ जाएगा 18 10 रेज़ टू पावर -4, सही है। इतना चार्ज है इसके पास, इतना चार्ज इसके पास है। अब ये चार्ज जो है बेटा ये कांस्टेंट रहेगा, टोटल चार्ज ये जो है ये हमारा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो इतना चार्ज ये लेके बैठा था, ये चार्ज ना ये लेके बैठा था अपने पास, हाँ बात समझ आ रहा है अपने को, ये चार्ज ये लेके बैठा था अपने पास, तो यही चार्ज इसी में से कुछ फ्रैक्शन यहां पे गया है, तो टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना बेटा। अब जैसे मान लो इसके पास 10 कूलम का चार्ज होता, मान लो 10 कूलम था, उसमें से 3 कूलम उसे नीचे वाले को दे दिया, सॉरी 10 कूलम लेके बैठा था, 3 कूलम उसे नीचे वाले को दे दिया, तो उसके पास कितना है 7, इसके पास कितना है 3, अभी ऐड करो कितना हुआ 7 10 से कितना आया 10, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज तो सेम ही रहेगा ना अपना। तो ये जो अपने को चार्ज मिला 18 10 रेज़ टू पावर -4, ये तो सेम ही रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर अपने को, सही है। तो ये चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी, कांस्टेंट है। अच्छा जब इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है तो दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना आया, तो टोटल कैपेसिटेंस होगा इनका C1 प्लस C2, तो एक है 3 का एक है 6 का, टोटल कितना आएगा 9 माइक्रोफैराड। अब इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कितना आएगा, हाफ नहीं लगेंगे। अब हम यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा। अब इस कॉम्बिनेशन के पास टोटल चार्ज कितना है, ये बराबर दोनों के पास है ना, ये 18 10 पर -4 दोनों के पास है, पहले सिर्फ इसके पास था, अब इन दोनों के पास है टोटल मिला के, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना है ये, तो उसके पास एनर्जी कितनी आएगी। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करेंगे, Q और C के टर्म में होना चाहिए बेटा, Q और C के टर्म में, तो अब इस एनर्जी का कॉम्बो अपने को आएगा Q² अपॉन 2C, समझ में आ रहा है अपने को, Q² अपॉन 2C, फॉर्मूला चेंज हो गया क्योंकि अब चार्ज और कैपेसिटेंस है मेरे पास। आइए तो Q² करेंगे, तो 18 10 रेज़ टू पावर -4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स Cp कितना है भाई अपना 9, तो 9 10 रेज़ टू पावर -6, तो ये आएगा 18 इंटू 18 अपॉन 10 रेज़ टू पावर -8, 9 2 जा 18 10 रेज़ टू पावर -6, 18 18 कैंसल, 18 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, -6 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -6 ऊपर गया -8 + 6 -2, कितना आ गया आंसर 0.18 जूल। तो ये क्या हुआ उसका फाइनल एनर्जी 0.18 जूल। तो एनर्जी कितनी लॉस हुई, पहले कितना था 0.27, अभी कितना है 0.18, तो कितना एनर्जी लॉस होगा, सो कितना एनर्जी लॉस होगा यहां पर बच्चा लोग, कितना एनर्जी अपना लॉस होगा, सो द एनर्जी रे कितना एनर्जी लॉस्ट होगा, एनर्जी लॉस्ट डेल्टा U दैट विल बी इनिशियल माइनस क्या आएगा फाइनल, इनिशियल कितना था 0.27 माइनस यहाँ पे कितना था 0.18,
बराबर। तो आंसर आएगा 0.09 जूल। इतना जूल का एनर्जी जो है वो लॉस होगा इस प्रोसेस में। समझा बच्चा लोग? तो देखो कोई बड़ा काम नहीं किया, बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया कि कितना एनर्जी कैपेसिटर में था। फिर मैंने बोला जब कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया गया तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ चार्ज से करंट बना, करंट की वजह से हीट लॉस हुआ। फिर मैंने फाइंड आउट किया है कि भाई यहाँ पर कितना चार्ज है सिस्टम के अंदर, वो चार्ज फाइंड आउट किया, पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया और फाइनल एनर्जी निकाला। तो ये जो एनर्जी कॉम्बो निकाला ना बेटा मैंने, यही एनर्जी कॉम्बो मेरा क्या है? फाइनल एनर्जी है। यही मेरा फाइनल एनर्जी भी है। और फिर इनिशियल माइनस क्या कर दिया फाइनल, मेरे को आंसर आ गया भाई मेरा कितना आएगा? 0.09 जूल। सही है स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। ये भी बहुत इजी सा है। 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम ईच ऑफ डायमीटर 0.1 फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहानी कुछ यूं है, कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास कुछ छोटे 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 ड्रॉप्स है, ऐसे कुछ ड्रॉप्स है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ड्रॉप है। कितने नंबर में है? 125। ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं। सही है कि 125 ड्रॉप मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं। हर एक ड्रॉप का चार्ज कितना? 0.5। तो हर एक मान ले छोटे ड्रॉप का चार्ज है छोटा क्यू, which is 0.5 माइक्रोकूलम, which is 0.5 10⁻⁻⁶ कूलम हर एक का। हर एक का डायमीटर कितना है? हर एक का डायमीटर है 0.1 मीटर। मतलब हर एक का रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ, यानी 0.1 का हाफ, यानी कि रेडियस होगा 0.05 क्या है भाई? मीटर। ये हर एक का रेडियस होगा। सही। अब ये सब मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। मान लेते हैं जो बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं उसका कुछ रेडियस है। लेट अस से द रेडियस ऑफ बड़ा ड्रॉप इज r, कैपिटल R, and I want to find what is the potential at the surface of the bigger drop. Okay, sorted. So I want to find what is the potential at the surface of the bigger drop. So that means I have to apply the formula of electric potential. And what is the formula of electric potential? V is equal to kq by r, where k is 1/4 pi epsilon naught. हाँ, तो भाई मुझे इसका पोटेंशियल जानने के लिए फॉर्मूला लगेगा V K Q अपॉन R। Q क्या रहेगा? इसके ऊपर चार्ज। तो इस बड़े ड्रॉप पे टोटल कितना चार्ज है, इस बड़े ड्रॉप का कितना रेडियस है, ये जान लूंगा, उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा? इसका पोटेंशियल। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं चार्ज निकालूंगा कि व्हाट इज द चार्ज। तो चार्ज तो बहुत ही सिंपल है बेटा। कैसे निकालूंगा? देखो भाई, हर एक ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहा है ना भाई। तो जब सारे चार्ज मिले तो बड़ा ड्रॉप बना। तो कितने ड्रॉप मिले? 125। हर एक का चार्ज कितना था? क्यू। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? 125। सॉरी 100 था ना पेपर, 125। सॉरी यस 125 था। तो यहां पर आएगा 125 इंटू हर एक का चार्ज कितना था भाई? 0.5। बराबर। हर एक का कितना था? 0.5 माइक्रोकूलम था। तो इसको 0.5 को मैं सिंपल के लिए क्या कर लेता हूँ ना, 0.5 को मैं हाफ ले लेता हूँ। एक ही बात हो गई, हाफ कूलम, हाफ माइक्रोकूलम, सॉरी। सही। तो कितना हो गया? 125 का हाफ। तो ये मुझे मिलेगा 62.5 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज आ गया बेटा। या चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, आगे अपने को काम आने वाला है बेटा। तो जरूरी नहीं हर जगह पे हमको सॉल्व करना है, हम इसको 125/2 माइक्रोकूलम भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं सोल्व करे भाई, बाद में फ्रैक्शन कहीं ना कहीं काम आए, कैंसलेशन में हो जाएगा। तो ये भी स्टेप आप ले सकते हैं, ये भी चीज आप कर सकते हैं। अच्छा, टोटल चार्ज मिल गया। आप रेडियस की बात करें, रेडियस कैसे निकालेंगे बेटा? रेडियस बहुत सिंपल है। अगेन सारे ड्रॉप मिलके ये बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, मतलब टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स मिलके बना रहे हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। सही कि नहीं? तो हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई इंटू छोटा r क्यूब। और कितने ड्रॉप है? 125 इज इक्वल टू बड़ा ड्रॉप का वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई r क्यूब।
क्योंकि यहाँ पे हम हर एक ड्रॉप को क्या मान के चल रहे हैं, परफेक्टली स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, स्फेरिकल ड्रॉप मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर 125 ड्रॉप, हर एक का वॉल्यूम इतना, मिलके बड़ा बनाया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रहा है, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो अपने को क्या मिला, कैपिटल R क्यूब इज 125 बाई स्मॉल r क्यूब, क्यूब रूट लेंगे तो r मुझे मिलेगा 5 टाइम्स r, क्यूब रूट ले लिया मैंने। अब स्मॉल r का वैल्यू कितना है बेटा, ये देखो स्मॉल r है 0.05, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 टाइम्स 0.05, तो इसको मैं लिखूंगा 5 into 5 10 raised to power -2, 25 10 raised to power -2 मीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ बड़ा ड्रॉप। अब बड़ा ड्रॉप का रेडियस ही मिल गया, बड़े ड्रॉप का चार्ज ही मिल गया, तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो V इज K Q बाई R, तो K है 9 into 10 raised to 9, टोटल चार्ज इज 125 बाई 2 माइक्रोकूलम, और रेडियस कितना है बेटा अपना 25, देखो ना काम आ गया ना, 25 10 raised to power -2, ये रेडियस है। भाई बात समझ में आ रही है अपने को? समझ आ रही है अपने को? ठीक है, अब कैंसिलेशन कर लो, यहाँ पे देखो काम आ गया, 25 1 जा 25 5 जा, तो ऊपर कितना है अपना, हाँ सॉरी, हाँ तो ऊपर कितना बना अपने को 9 इंटू ऊपर कितना बचा 5 10 raised to power 9 - 6 is 3, और नीचे कितना है अपने पास 2 10 raised to power कितना है -2, 9 5 जा कितना आ गया 45 बाई 2 10 raised to power 5, सो ये 2 2 2 जा 4 22.5 10 raised to power 5 वोल्ट, इतना पोटेंशियल होगा, जिसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो 2.25 10 raised to power कितना आएगा बेटा 6 वोल्ट आएगा, इतना पोटेंशियल होगा एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। सही स्टूडेंट्स, सिंपल है, तो कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया है, हमको बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना था, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q बाई R, तो उसके लिए बड़े ड्रॉप का चार्ज चाहिए, बड़े ड्रॉप का रेडियस चाहिए। चार्ज कैसे निकाला हमने, सारे ड्रॉप्स मिलके बड़ा चार्ज बना रहे हैं, तो सारे ड्रॉप्स का चार्ज ऐड कर दो या मल्टीप्लाई करो, जो भी आप बोल लो, टोटल चार्ज मिल जाएगा। फिर वही सारे ड्रॉप मिल रहे हैं और बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो 125 ड्रॉप का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। सॉल्व करके हमने रेडियस निकाल लिया, एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड गेट योर आंसर। तो स्टूडेंट्स बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन आया है। ओके, क्या कह रहा है हमने से, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 6.3 10 raised to power -30, तो डाइपोल मोमेंट अपने को दिया है स्टूडेंट्स। ओके, ये डाइपोल मोमेंट यानी कि P का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। A sample of water contains 10 raised to power 21 molecules, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अपने को दिया हुआ है, whose dipole moments are all oriented in an electric field of strength 2.5 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने को दिया है। Calculate the work to be done to rotate the dipole from initial orientation of 0 degree to one in which all dipoles are perpendicular to field, मतलब θ2 is 90 डिग्री। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पर सिर्फ वर्क डन फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क लगेगा इन सारे डाइपोल्स को क्या करने में, रोटेट करवाने में। ठीक है, अच्छा किसी भी एक डाइपोल को, सिंगल डाइपोल को अगर हमें रोटेट करवाना है तो कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क लगेगा, तो उस वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2 बराबर ये था अपना। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा बच्चा, कितने डाइपोल के लिए, सिर्फ एक डाइपोल के, ओनली फॉर वन डाइपोल। क्या हमारे पास वन डाइपोल है, नहीं, हमारे पास 10 raised to 21 डाइपोल्स है। सो टोटल वर्क कितना होगा बेटा, सो टोटल वर्क विल बी n टाइम्स ऑफ PE ब्रैकेट cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2, सिंपल। तो अब n का वैल्यू कितना, 10 raised to power 21, P कितना दिया है 6.3 10 raised to power -30, सॉरी -30। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया 2.5 into 10 raised to 5 ब्रैकेट में cos ऑफ 0 डिग्री माइनस cos ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज θ1 कितना है अपना 0, इनिशियल एंगल 0 है, और θ2 अपना फाइनल एंगल क्या है भाई 90। अब खाली क्या करना है अपने को, बस को सॉल्व करना है।
तो ये 6.3 इंटू 2.5, 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया भाई, ये 21 और ये 5, 21 और ये 5 कितना हो गया भाई, 26 माइनस 30, 10 रेज़ टू पावर -4। सही स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे cos ऑफ 0 क्या होता है 1, cos 90 क्या होता है 0। सो देयरफॉर वर्क हो गया अपना 6.3 इंटू 2.5 10 रेज़ टू पावर -4। अब स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम को ना अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एक सिंपल सा टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। रादर देन मल्टीप्लाइंग, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2.5 को 5/2 लिख देते हैं, 5/2। इससे क्या होगा देखो, इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। सो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 5 जा 10। सो 3.15 इंटू 5 हो गया ये 10 रेज़ टू पावर -4। अब फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा कितना हो गया 25, 2 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 3 5 जा कितना आ गया 15, 10 रेज़ टू पावर -4, यानी आंसर आएगा 1.575 10 रेज़ टू पावर -3 जूल। ये हो गया बच्चा अपना टोटल वर्क डन। अच्छा, करने को बेटा आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक ईज होता है कि कुछ लोग भाई इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलेंगे 6.0 को 2.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते, वो भी कर सकते, स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टेक्निक बस आई डोंट नो व्हाई मुझे ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। भाई हर एक का अपना एक अलग मेथड होता है, अलग ईज होता है जिस हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा अपना टोटल वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल। सही, तो बढ़ते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या बोला है, अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम is placed at origin and another charge of -5 microcoulomb is placed on the axis at a position of 0,6 सॉरी ये रहा 0,6 -5 कूलम वाला 0,6। सही है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P अपना, whose coordinates is 8,0,0। तो इसका कोऑर्डिनेट 8,0,0 है। तो ये जो है पॉइंट, ये है 8,0,0 and also calculate the work done to bring a proton from infinity to point P and what is the significance of sign। सॉरी बच्चा, यहाँ पे टाइपो हुआ है, अगेन कुछ टाइपोज हुए हैं, तो जिसने भी टाइपो किया है बच्चा लोग उसकी पगार कटेगी, आप टेंशन मत लो, चुकीला माफी नहीं। हमारे यहाँ पे सतीश सर है, वो ये सब काम करते हैं, अब उनकी पगार कटेगी, अब पगार कटेगी, सब में बटेगी, फिर होगी पार्टी। हाँ? तो भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ साइन क्या है, ठीक है, नेगेटिव है, थोड़ा सा टाइपो हो गया तो मैंने उसको निकाल दिया बच्चा लोग, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। तो हमारे पास कितने चार्ज है भाई साहब, 2, ये रहा एक 6 माइक्रोकूलम वाला है यहाँ पर और एक -5 वाला यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट P पे अपने को क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल। तो पॉइंट P पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा इस चार्ज का पोटेंशियल, वो होगा इस चार्ज का पोटेंशियल और इस वाले चार्ज का पोटेंशियल। तो इस वाले चार्ज को मैं बोल लेता हूं Q1, इस वाले चार्ज को मैं क्या बोल लेता हूं Q2। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, जिसको मैं लेटर से कहता हूं VP, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V1 प्लस क्या रहेगा बेटा V2। V का फॉर्मूला क्या है, KQ/R, तो K को मैं ले लूंगा कॉमन, मुझे यहाँ पर मिलेगा Q1/R1 प्लस क्या मिलेगा Q2/R2। सही है। K हमारा क्या होगा, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमारा कांस्टेंट हो गया भाई, ठीक। अब वैल्यू पुट करने की बारी आ गई, तो VP इज इक्वल टू K इज 9 × 10⁻⁹। अब Q1 किसको माना है मैंने, 6 माइक्रोकूलम, सो दिस इज 6 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय R1। डिस्टेंस कितना है बेटा, ये देखो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, ये कितना हुआ अपना, अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लैरिटी लाऊं, थोड़ा इरेज करके, यस, तो बेटा ये डिस्टेंस की बात करो यहां से यहां तक, ये कितना होगा अपना 8 मीटर होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,0,0, तो वो 8 के डिस्टेंस पाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस 8 मीटर हो गया, तो यहां मैं लिखूंगा 8 प्लस दूसरा चार्ज क्या है Q2 -5 माइक्रोकूलम,
तो यहाँ पर आएगा -5 10⁻⁻�6। और ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चा लोग, ये डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से देखो बेटा। अब ये Q2 निकालना है मुझे डिस्टेंस पॉइंट P पे, इधर देखो, तो मतलब मैं ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूं बेटा। देखो ये हुआ ना डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हुआ R2, ये हमारा क्या हुआ R2। अब ये 8 मीटर है, 8 मीटर है। पॉइंट ए कहां पर है, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, तो मतलब ये कितना है 6। तो अगर ये 8 है और ये 6 है तो R2 कितना आएगा, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। भाई अपना बेसिक सा पाइथागोरस हुआ ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ये कितना हुआ 64, ऐड करो कितना आएगा √100, मतलब आंसर कितना आएगा 10 मीटर। आंसर कितना आएगा भाई 10 मीटर, सही। तो R2 की वैल्यू भाई आ गई 10 मीटर, तो यहां मैं इसको पुट कर दूंगा, ये रहा भाई मेरा R2 10 मीटर। अब बस अपने को सॉल्व करना है इसको, ठीक। तो अब VP क्या आया, VP 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये देखो ऊपर 2 3 जा 2 4 जा 3/4, और 10⁻⁻6 में कॉमन लेना हो ना बेटा। अच्छा 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे आएगा -1/2, और 10⁻⁻6 बेटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पावर -6 मतलब हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और ये -6 कितना हो जाएगा +3, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, ये आएगा 1/4। तो आंसर सिंपली क्या मिलेगा 9/4 × 10⁻3। 9/4 मतलब आंसर कितना आएगा 4 2 जा 8, बचेगा 1 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25 10⁻3 वोल्ट, ये अपना आंसर होगा बेटा। So this is the total potential. This is the total potential at point P. At point P. तो पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल मुझे मिल गया। अब मुझे बोला है कि कितना वर्क लगेगा टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, मतलब हमको चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके आना, कितना वर्क लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क का बेसिक सा फॉर्मूला लगेगा कि वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो V फाइनल पॉइंट क्या है P, इनिशियल स्टार्ट कहां से हो रहा है इंफिनिटी से, चार्ज को हम ला कहां से रहे बेटा इंफिनिटी से, तो इनिशियल पॉइंट क्या हुआ मेरा इंफिनिटी, कहां पे ला रहे हैं पॉइंट P पे, तो P क्या हो गया भाई मेरा फाइनल, तो VP - V इंफिनिटी। अब पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है बेटा, हम सबने पढ़ा है पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है 0, तो V इंफिनिटी क्या हो गया भाई हमारा 0। सो देयरफॉर वर्क डन क्या हो गया भाई अपना Q × VP हो गया। किसको ला रहे भाई हम लोग, किसको ला रहे हैं प्रोटॉन को, प्रोटॉन का चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻19, और टोटल पोटेंशियल कितना 2.25, 9/4 ले लो क्या, हाँ इसको 9/4 ले लेता हूं। देखो कई बार फ्रैक्शन का ये फायदा होता है अपने को, फ्रैक्शन लेने का ये फायदा होता है। देखो 9/4 यहां पर था अपना, इसी को सॉल्व किया 2.25 10⁻³ हो गया, तो 9/4 ले लिया, इजी कैलकुलेशन। अब ये 4 4 जा 16.4 हो गया, तो आपको कितना आया वर्क, ये 0.4, ये 9, और ये 10⁻⁻9 प्लस 3 कितना आएगा -16, ठीक है। 9 4 36, तो W = +3.6 10⁻⁻16 जूल। तो बेटा यहां पर जो अपना टोटल वर्क डन है वो 3.6 10⁻⁻16 जूल है। अब ये वर्क कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब द वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब एक्सटर्नल एजेंट मतलब कौन, एक्सटर्नल एजेंट मतलब कौन, मतलब कि भाई बाहर से हमें काम करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक अपने आप नहीं होगा बेटा, समझ रहे हो। ये यहाँ पे वर्क जो है चार्ज को अगर मुझे प्रोटॉन को इंफिनिटी से पॉइंट P पे लाना है तो ये अपने आप नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं से इस पे प्रोटॉन पे वर्क करना पड़ेगा, तो ये वर्क हम बाहर से करेंगे। यही पॉजिटिव साइन का सिग्निफिकेंस है, जो हमको पूछ रहे थे भाई बोलो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन, तो पॉजिटिव साइन आया है तो दैट मींस वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल। अच्छा अगर नेगेटिव आता तो क्या करते, अगर नेगेटिव आता तो क्या करते, अगर साइन यहां पर नेगेटिव होता तो वर्क कौन करता, वर्क कौन करता, फील्ड करता या फोर्स करता, वो हमारा वर्क करता, वर्क हमारा कौन करेगा, फील्ड करेगा।
आप बोल सकते हो फोर्स करेगा, जो भी आप बोल लो वो हमारा वर्क करेगा भाई यहाँ पर।